नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का पूर्ण हिंदी का 7वां पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये देखने वाले हैं, जिसके लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका जन्म हुआ है 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में और मृत्यु हुई है 1920 मुंबई महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। तिलक जी जो है शिक्षक भी थे और सामाजिक कार्य तो सब लोग जानते ही हैं और प्रसिद्ध वकील भी थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। ये पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और अंग्रेज़ों के मन में जो है खौफ पैदा किया। खौफ यानी डर पैदा किया, क्योंकि जनमानस ने आपको लोकमान्य की उपाधि की दी है, क्योंकि जनमानस यानी बहुत सारी जनता इनके पीछे थी। सारी जनता जो है इनके कहे रास्ते पर चलने वाली थी और इसलिए इन सारी जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी थी, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी। इनकी प्रमुख कृतियाँ है गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। इस गद्य में क्या है यानी इस पाठ में क्या है, तो प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। ये कहते हैं कि आत्मा जिस तरह से अमर होती है उसी तरह स्वराज्य भी अमर होता है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। विवेचन किया है मतलब हमें समझाया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इस पाठ से जो है तिलक जी की इस स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है कि इस स्वराज्य के लिए उन्हें अपना जीवन किस तरह से समर्पित करना है, ये दिखाई देता है। अब देखते हैं पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अक्सर क्या होता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं और उनके विचार भी बूढ़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तिलक जी ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते हैं मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है लेकिन मेरे सोच ये कभी भी, मेरे विचार कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, वो अभी भी जवान हैं। मैं यही सोचता हूँ कि मुझसे अभी भी सभी बातें मुमकिन हैं और मैं ये अधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहता। अपने विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझसे कुछ भी नहीं बनेगा, मेरे पास शक्ति नहीं है, तो ऐसा होगा कि मुझे इस स्वराज्य के प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है कि ये कहते हैं अब मैं जो विचार रखने वाले हूँ वो विचार, वो मत कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। ये कहते हैं शरीर बूढ़ा हो सकता है, जर्जर हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है कभी भी बूढ़ी नहीं होती। उसी प्रकार हमारे होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। ये कहते हैं कि होम रूल जो है उसके पीछे की भावना अमर है, अविनाशी है। होम रूल क्या है, तो देखिए 1916 में होम रूल लीग की तिलक जी ने स्थापना की थी। यहाँ क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, हमारे देश की संपत्ति को बहुत ही इस्तेमाल किया था और उसका बहुत ही विनाश हुआ था। और इसके पूर्तता के लिए यहाँ भारतीयों ने जो कुछ भी प्रयास किए थे वो जो है उस प्रयासों के लिए होम रूल की स्थापना की थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था,
कि भारतीयों पर बहुत सारे कर जो है लाद दिए थे। जीवनावश्यक वस्तुओं पर भी उन्होंने कर लाद दिए थे और इसका विरोध करने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे होम रूल लीग कहा गया है, जो लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था। तो हमारे जो अधिकार है, हमारे जो जीवन आवश्यक वस्तुओं की मांग है वो तो पूरी होनी चाहिए। और इसलिए ये कहते हैं कि होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो अमर है, अविनाशी है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। हमारे जीवन को लगने वाले जीवनावश्यक वस्तुओं को पाने का हमें पूरी तरह से हक है और इसलिए ये हक कोई भी झुठला नहीं सकता। ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम ईश्वर से एकाकार न हो जाए। ये कहते हैं कि मन को कब शांति मिलती है, जब हम ईश्वर से एकाकार यानी एक रूप हो जाते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ये कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मेरे अंदर जब तक जागृत है तब तक मैं कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये क्या कहते हैं कि ये जो मेरी भावना है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी देश में स्वतंत्रता से रहने का मेरा अधिकार है, मेरा भारत देश स्वतंत्र करने का मेरा अधिकार है और इसे कोई आग नहीं जला सकती, कोई हथियार नहीं काट सकता, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, पानी से भिगो नहीं सकता और कोई हवा भी इसे सुखा नहीं सकती। ये अधिकार, ये विचार जो कि त्यों रहेगा, मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। ये कहते हैं कि किसी भावना को, किसी विचार को पुलिस कैसे पकड़ सकती है, सीआईडी कैसे पकड़ सकती है। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है उनके सामने भी। आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड, कि जो हम भाषण करते हैं, जो हम कहते हैं उसे एक विशिष्ट लिपि में लिखा जाता है जिसे आशुलिपि कहते हैं और वो लिखकर वो फिर छापा जाता है। जिस विज्ञान की परिणति, तो ये क्या कहते हैं कि किसी से भी कह दो, किसी के सामने भी कहो, फिर वो पुलिस अधीक्षक हो, कलेक्टर हो, किसी को भी, कि मेरे स्वराज्य के अधिकार को कोई भी झुठला नहीं सकता है। ये कहते हैं हम स्वशासन चाहते हैं जो हमें मिलना ही चाहिए। हम स्वशासन चाहते हैं, हमारे देश पर हमारा शासन चाहते हैं जो हमारा अधिकार है, ऐसा तिलक जी कहते हैं। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होते हैं वही राजनीति विज्ञान है। वे कहते हैं कि जो विज्ञान स्वशासन में बदलता है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। वो विज्ञान बिल्कुल नहीं जिसका परिणाम दासता में हो, गुलामी में हो। तो गुलामी में जो विज्ञान महत्व देता है, जिससे परिणाम होता है गुलामी पर, हम सब जिससे गुलाम बन जाए, ऐसी बात जो है वो स्वशासन नहीं है, बल्कि जिसका परिणाम स्वशासन है, स्वराज्य है, वह राजनीति है। जो वो कौन सी चीज़ राजनीति है नहीं है, जिसमें स्वशासन नहीं है वो राजनीति नहीं है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। ये कहते हैं कि हमारे देश के वेद जो है वही राजनीति का विज्ञान है। आपके पास एक आत्मा है और केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अपनी आँखों पर डाल दिया है। ये कहते हैं कि मैं उस अज्ञान को हटाना चाहता हूँ, मैं सबके दिल को जगाना चाहता हूँ, सबके आत्मा को जागरूक करना चाहता हूँ। किस लिए? हमारे स्वराज्य के लिए, लड़ने के लिए, कि हमें स्वराज्य चाहिए, स्वशासन चाहिए। इस ब्रिटिश का विरोध करो, इस अंग्रेज़ का विरोध करो और उसके लिए मैं आपके आत्मा पर के पर्दों को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी,
कुचक्री यानी दूसरों को बुरी राय देने वाले, दूसरों को बुरी बातें बताने वाले और स्वार्थी लोगों ने आपके आंखों पर डाल दिया है कि जो लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ का शासन अच्छा है वो बिल्कुल भी दुष्ट है, अज्ञानी लोग हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है कि स्वशासन से, स्वराज्य से कितना सुख मिलता है। और इसलिए मैं सबके आँखों के पर्दे जो है हटाना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अपना शासन योग्य होता है। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं राजनीति विज्ञान के दो भाग है। पहला है दैवी और दूसरा राक्षसी। दैवी यानी अच्छा भाग जो स्वराज्य को मानता है, दूसरा यानी राक्षसी जो गुलामी को मानता है। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है कि एक राष्ट्र की दासता यानी गुलामी, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना, पारतंत्र में रखना, ये जो है दूसरे भाग में आता है, राक्षसी भाग में आता है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है उसका जो राक्षसी भाग है उसका नैतिक औचित्य नहीं। नैतिक और अनैतिक क्या होता है? अनैतिक यानी जो समाज मान्य नहीं है, बुरी बातें हैं, और नैतिक यानी जो समाज मान्य है, अच्छी बातें हैं। तो क्या किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना, किसी राष्ट्र के लोगों को गुलाम की तरह जो है उन पर अत्याचार करना, ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान ये गुलाम बनाना और दासता ये नैतिक औचित्य में नहीं आता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि से पाप का भागी है। अगर कोई राष्ट्र किसी को गुलाम बनाना अच्छा समझता है तो वो ईश्वर की दृष्टि में पाप है। कुछ लोगों में इस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। कुछ लोग हैं जो उनके लिए बुरी बातें हैं, उन पर होते हुए अन्याय और अत्याचार को बताते हैं, वो बताने का साहस उनमें होता है, इसलिए वो बता सकते हैं। और कुछ लोग सिर्फ सहते रहते हैं जो बता नहीं सकते। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। वो कहते हैं कि लोगों को मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति धर्म शिक्षा का एक अंग है। धर्म यानी धर्म ग्रंथों में भी या हमारे धर्मों में भी अच्छी बातों का ही हमें ज्ञान दिया है, और ये अच्छी बातें, ये संस्कार जो हम पर होते हैं, ये शिक्षा का ही एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। ये कहते हैं कि राजनीति और धर्म ये दोनों अलग नहीं हैं। धार्मिक शिक्षा या राजनीतिक शिक्षा जो अच्छा है वो करने के लिए धर्म कहता है। राजनीति क्या कहती है कि स्वराज्य होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, और धर्म भी यही कहता है। और इसलिए धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं बिल्कुल भिन्न नहीं हैं, लेकिन ये विदेशी शासक जो है वो ऐसा बताता है कि आपका धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग है, बल्कि ये ऐसे नहीं हैं। वो कहते हैं राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। दर्शन यानी सभी धार्मिक बातें जो है वो हमें राजनीति के माध्यम से पता चलती है। धार्मिक बातें मतलब क्या है? जो नैतिकता होती है, धर्म जो हमें अच्छी सीख देता है, वही उसी तरह से सीख जो है राजनीति भी हमें देती है और दे सकती है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वे कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? अगर इंग्लैंड बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास हमारे बलबूते पर कर रहा है, हमारी सेना उनके साथ है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं, तो हम तो हमारे ऊपर स्वशासन स्वराज्य निर्माण बिल्कुल भी कर सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर से भी दोष देखते हैं। वो कहते हैं जो हमें दोष देखते हैं, हमें कमी बताते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप स्वराज्य को निभा नहीं सकते, आप स्वशासन को कर नहीं सकते,
वो लोग स्वार्थी है, लोभी है, उन्हें लोभ है हमारे देश का, उन्हें हमारे देश पर शासन करना है, इसलिए वो ऐसे कहते हैं। और इसलिए जो परम कृपालु है ईश्वर में भी और ऐसे स्वार्थी लोग जो है वो तो ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत प्रयत्न हमें करने चाहिए। प्रयास यानी प्रयत्न। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। हमारा जो वो अधिकार है, रक्षा का अधिकार है, उसमें ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है और आखिरकार कांग्रेस जो है उसने स्वशासन का ये अधिकार पास कर दिया है और वो चाहते हैं कि ये ब्रिटिश हमारा देश छोड़कर चले जाए। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है। अलग अलग प्रांतों में हुए सम्मेलन क्या करते हैं, वहाँ के नेताओं को इकट्ठा करते हैं, उनके विचारों को दिशा देते हैं, स्वराज्य का महत्व समझाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है उस आदेशों का भी पालन करते हैं और इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु हम कृतसंकल्प है। कृतसंकल्प यानी हम दृढ़ है, संकल्प किया है, हम प्रतिबद्ध है, हमने प्रतिज्ञा ली है कि हमारे देश को हमें स्वशासन प्रदान करना है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। ये कहते हैं कि इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मरुभूमि यानी हमें रेगिस्तान में ही जाना क्यों न पड़े, हमें अज्ञातवास में यानी किसी को पता न चले छुप कर रहना पड़े या बहुत कष्ट उठाने पड़े, हमारी जान क्यों न जाए, लेकिन हमें ये सब कुछ करना है। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न करें। रामचंद्र ने भी ऐसा किया था। अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हम रामचंद्र ने भी सच्चाई के लिए युद्ध किया था और इस युद्ध के लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट जो है उठाए थे। वो कहते हैं कि हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करें। संवैधानिक यानी जो सही रास्ता है, संविधान जिसे मान्यता देता है, हमारे मूलभूत अधिकार जिससे साबित रहते हैं, ऐसे संवैधानिक और विधि सम्मत हम सामने वाले से अच्छी तरह से एक दूसरे के प्रति बातचीत करके स्वशासन की प्राप्ति का कार्य हम करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत की सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। जॉर्ज जो है वो कहते हैं कि भारत के बिना इंग्लैंड नहीं चल सकता और इसलिए ये कहते हैं कि हमारा देश की परंपरा बहुत पुरानी है। कितनी? 5000 वर्ष पुरानी है और हमें वो कहते हैं कि इंग्लैंड को अब भारत के प्रति की जो धारणाएं हैं, धारणा यानी जो कुछ भी सोचा है भारत के बारे में, जो विचार है वह अब बदलना पड़ेगा कि भारत पिछड़ा हुआ है, भारत के लोग जो है वो प्रगतिशील नहीं है, ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। जॉर्ज कहते हैं कि भारत के सैनिकों ने फ्रांसीसी युद्ध में ब्रिटिशों की जान बचाई थी। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। वो कहते हैं हमें इंग्लैंड को बताना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं हमें ब्रिटिश शासन को कहना चाहिए कि हम 30 करोड़ लोग जो है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जान भी दे सकते हैं, क्योंकि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों, पाठ बार बार पढ़िए और इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है, स्वमत और अभिव्यक्ति है, वो भी आप लोग छुड़ाइए। धन्यवाद बच्चों।